Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of genetics, and today's topic is genetic counseling. First, I will discuss about the definition of genetic counseling. Genetic counseling is the process by which patients or relatives at risk of an inherited disorder are advised of the consequences and nature of the disorder, the probability of developing or transmitting it, and the options open to them in management and family planning in order to prevent, avoid or ameliorate it. तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? जो पेशेंट्स और उसका रिलेटिव कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर का रिस्क में है, तो उन लोगों को थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, और कौन सा डिजीज़ हो सकता है उसका ऑफस्प्रिंग में, उसका सिवियरिटी कैसा है और डिजीज़ कंडीशन कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, कितना प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी है और डिजीज़ ट्रांसमिट होने का, और फॉल्टी जीन नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होने का, ये सब हम लोग उसको बोलते हैं। और उसका कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे वो लोग फैमिली प्लानिंग कर सकता है जिससे ये डिजीज़ को वो लोग प्रिवेंट कर पाए, अवॉइड कर पाए, और उसका जो नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होगा वो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग हो सके। इसके लिए जो काउंसलिंग करता है उसको ही बोलते हैं हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग। काउंसलिंग मीन्स कंसल्टेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। यहाँ पे जेनेटिक काउंसलर रहता है जो मेनली ये काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। इट इज़ usually done by qualified genetic counselors who will conduct genetic test, evaluate the family history and medical records to identify the possibility of passing any genetic disorder to the baby। तो मेनली क्वालिफाइड जेनेटिक काउंसलर रहता है जो मेनली बहुत सारा जेनेटिक टेस्ट, जो प्रीनेटल डायग्नोसिस में बहुत सारा टेस्ट के बाद बोले थे, वो सब कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर में आएगा। वो टेस्ट करके, टेस्ट का रिपोर्ट इवेल्युएट करके, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल रिकॉर्ड ये सब चेक करके पेरेंट्स को बोलेगा वो डिजीज़ कंडीशन उसका पेरेंट्स में है तो वो कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसमिट होगा तो बेबी का जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा हो सकता है, कितना पोर्शन चांस है, ये सब डिस्कस करता है, ठीक है, जिससे वो सिचुएशन से वो पेरेंट्स कोप अप कर पाए। सम ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कुड बी आइडेंटिफाइड आर डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल डिजीज़, स्पाइना बाइफिटा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हम लोग बहुत सारा प्रीनेटल डायग्नोसिस से पहले से ही क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या है? डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, स्पाइना बाइफिटा एक्सेट्रा। Some reputed hospital offer genetic counseling as part of their maternity care program। reputed hospital में maternity care program के साथ साथ genetic counseling भी होता है, ठीक है। genetic counseling also involves educating the affected couple to understand the nature of the genetic disorder। तो affected जो couple है जिसमें faulty gene present है, तो उन लोगों को educate करना और उस लोगों को समझाना कैसा genetic disorder उसका offspring में हो सकता है। Giving counseling and psychological support, ये disease related, genetic disorder related counseling करना है। through genetic counseling means consultation किया जाता है पेरेंट्स के साथ, उसके साथ उन लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है। प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन सपोर्ट ग्रुप्स एंड सर्विस टू मैनेज द जेनेटिक कंडीशन। तो बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारा सपोर्ट ग्रुप की हेल्प भी चाहिए होता है, ठीक है। आइडियली इट इज़ बेस्ट टू सीक जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट। तो कोई पर्सन प्रेग्नेंट हो गया और कोई भी वुमेन कॉन्सिव कर गया, उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग कराने से पहले वो पर्सन जब फैमिली प्लानिंग कर रहा है, प्रेग्नेंट होने का सोच रहा है, तभी उसको जेनेटिक काउंसिल करने से वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि वो कॉन्सिव कर गया, अभी बेबी का फॉल्टी होगा, फिर बेबी में कोई फॉल्टी जीन प्रेजेंट होगा और जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट होगा, तो उसको मैनेज करना थोड़ा टिपिकल और सीरियस हो सकता है। बहुत सारा एबॉर्शन का बहुत सारा रूल्स है, उसके बाद बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हम लोग एज ए जेनेटिक काउंसलिंग, कोई भी पेशेंट को बोलना है जेनेटिक काउंसलिंग कराना है तो उसको बोलना है प्रेग्नेंट होने से पहले जेनेटिक काउंसलर के पास जाओ, तुम्हारा सब
प्रीनेटल डायग्नोसिस वगैरह सब कुछ हो जाएगा। उससे पहले से पता चल जाएगा तुम कॉन्सीव करोगे तो कोई तुम्हारा बॉडी में कोई फॉल्टिजन प्रेजेंट है और नहीं है, और कॉन्सेप्टस और जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कोई डिजीज ट्रांसमिट होने का चांस रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है। It will be especially beneficial if the baby is at risk of inherited genetic disorder। तो प्रेग्नेंट होने से पहले जेनेटिक काउंसलिंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है। वेस्ट चॉइस होता है। द कॉमन इंडिकेटिव रिस्क फैक्टर्स ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग कुड बी मीन्स कौन सा लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग करना चाहिए। इफ़ ए स्टैंडर्ड प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट यील्ड एन एबनॉर्मल रिजल्ट। तो कभी कभी प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट करने से एबनॉर्मल रिजल्ट आ गया है तो क्या होगा, जेनेटिक काउंसलिंग करना चाहिए। आइदर पेरेंट और ए क्लोज रिलेटिव हैज़ एन इनहेरिटेड डिजीज़ और बर्थ डिफेक्ट। तो कोई भी पेरेंट्स में कोई अफेक्टेड है, किसी का कॉन्जेनिटल एनोमली वगैरह है, इनहेरिटेड कोई डिजीज़ है, और कोई क्लोज रिलेटिव फैमिली में क्लोज रिलेटिव में किसी का है तो उसका ऑफस्प्रिंग में होने का चांस होता है, तो उन लोगों को भी जेनेटिक काउंसलिंग कराना चाहिए। नेक्स्ट, आइदर पेरेंट्स ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट और जेनेटिक डिसऑर्डर। पेरेंट्स में ऑलरेडी फर्स्ट जो बेबी हुआ था उसका जेनेटिक डिफेक्ट और जेनेटिक डिसऑर्डर और बर्थ डिफेक्ट और कॉन्जेनिटल एनोमलीज है, तो ऐसा कंडीशन में नेक्स्ट टाइम वो लोग जब कंसीव करने जाएगा तो उन लोगों का जेनेटिक काउंसलिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट, इफ़ द एज इज़ ओवर 35, मैटरनल एज बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। तो क्या, तो मैटरनल एज इज़ ओवर 35, मैटरनल एज बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, क्योंकि मैटरनल एज 35 से ज़्यादा होने से बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड डिजीज कंडीशन ऑफस्प्रिंग में होने का चांस होता है। मेनली डाउन सिंड्रोम ज़्यादा होता है बच्चा में, तो उन लोगों को भी जेनेटिक काउंसलिंग करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज बिफोर, किसी का बहुत पहले बार जब कंसीव किया था उसका मिसकैरेज हो गया, रिपीटेड मिसकैरेज का हिस्ट्री है कोई भी वुमेन का, तो उन लोगों का बहुत सारे जेनेटिक कंडीशन के वजह से, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो किसी का मिसकैरेज का हिस्ट्री है तो उसको भी जेनेटिक काउंसलिंग कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। Next, I will discuss about the aims of genetic counseling. The genetic counseling aims to provide the family with complete and accurate information about the genetic disorder. तो थ्रू जेनेटिक काउंसलिंग जो जेनेटिक काउंसलर होता है वो फैमिली और उसका रिलेटिव्स को क्या करता है, पेरेंट्स को कॉम्प्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड। ओके। फर्स्ट, प्रोमोट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय इन्फॉर्म्ड फैमिली मेम्बर। तो क्या करता है, कुछ खुल के बोलता है फैमिली मेम्बर के साथ और पेरेंट्स के साथ, उसके बाद उन लोगों को डिसीजन लेने के लिए प्रोमोट करता है। नेक्स्ट, क्लैरिफाई द फैमिलीज ऑप्शन अवेलेबल ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। तो फैमिली को बोलता है जो जेनेटिक डिसऑर्डर उसका ऑफस्प्रिंग को होने का चांस है, ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर होने से ऐसा बेबी डिलीवरी भी हो जाएगा, तो उसका कैसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसका प्रोग्नोसिस कैसा है, वो भी इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनिंग ऑल्टरनेटिव्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या करने से ये जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिटेड नहीं हो, क्या करने से ये जेनेटिक डिसऑर्डर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस नहीं कर पाएगा, कैसे ये जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क को रिड्यूस कर सकेंगे, वो भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक काउंसलर उसका फैमिली और पेरेंट्स को देता है। डिक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर का इंसिडेंस को डिक्रीज कर सकते हैं वो भी बोलता है। रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स, ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चा होने से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बच्चा का क्या क्या डिफ़िकल्टीज होगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या साइन एंड सिम्टम होगा, कैसे वो रिड्यूस कर सकते हो वो भी बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेशन। तो ये काउंसलिंग, कोई भी साइकेट्रिक काउंसलिंग और जेनेटिक काउंसलिंग, कोई भी काउंसलिंग और कंसल्टेशन में जेनेटिक काउंसलर रहता है, क्लाइंट रहता है, जिसका प्रॉब्लम है, जिसका प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए जो आया है वो क्लाइंट रहता है। एक सेशन होता है, एक सेशन नहीं, बहुत सारा सेशन होता है, एक टाइम लिमिटेड होता है, और टाइम लिमिट में उसको जेनेटिक काउंसलिंग और कंसल्टेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो फर्स्ट जो होता है फंक्शन
फंक्शन क्या है जेनेटिक काउंसलिंग सेशन का? फर्स्ट तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अवेलेबल सॉल्यूशन, वो जेनेटिक डिसऑर्डर से वो कैसे निकल सके, उसका क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हेल्प पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड कोप विद हिज कंडीशन। किसी का जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चा होगा, ये जो बच्चा वो उसका उम्र में है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स है और जेनेटिक फॉल्टिजन प्रेजेंस है, तो उसका तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंडीशन ख़राब ही हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन में जेनेटिक काउंसलर क्या करेगा, उस वो पर्सन को साइकोलॉजिकली सपोर्ट देगा, वो सिचुएशन से कोप करने में हेल्प करेगा। टेस्टिंग द रिस्क ऑफ रीअकरेंस, उसके बाद बहुत सारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो टेस्ट करके दिखेगा नेक्स्ट जनरेशन में, और ये जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और फॉल्टी जीन ट्रांसमिट होने का इनहेरिटेंस है, ये कितना रीअकरेंस हो सकता है। ठीक है, मीन्स ये वाला बच्चा फॉल्टी जीन वाला हो सके, नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसा ही फॉल्टी जीन वाला होने का बच्चा होने का चांस कितना है, इसका रिस्क भी टेस्ट करेगा। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग में ऐसा भी होता है। नेक्स्ट, इंडिकेशन फॉर जेनेटिक काउंसलिंग, और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन सा कंडीशन में जेनेटिक काउंसलिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, हेरिडिटरी डिजीज इन ए पेशेंट और फैमिली, तो कोई भी पेशेंट का हेरिडिटरी डिजीज ऑलरेडी है और उसका फैमिली मेम्बर्स में भी है, तो उन लोगों का जेनेटिक काउंसलिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, बर्थ डिफेक्ट, किसी का फर्स्ट बच्चा जो हुआ था उसका कॉन्जेनिटल एनोमलीज और बर्थ डिफेक्ट था, तो नेक्स्ट जनरेशन में जब वो पर्सन कॉन्सीव करेगा तो उसको जेनेटिक काउंसलिंग कराना चाहिए। ठीक है, उससे पता चल पाएगा उसमें भी कॉन्जेनिटल एनोमली वगैरह है और नहीं है। नेक्स्ट, मेंटल रिटार्डेशन, किसी का फर्स्ट बच्चा जो हुआ वो मेंटली रिटार्डेड और पेरेंट्स में कोई मेंटली रिटार्डेड है, तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है और ऑफस्प्रिंग होगा तो उसमें कितना ये मेंटल रिटार्डेड जीन रिलेटेड मेंटल रिटार्डेड के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रांसमिट होने का चांस है, तो उन लोगों को भी कराना चाहिए। एडवांस मैटरनल एज 30 से ऊपर और 35 से ऊपर होगा तो जेनेटिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली ऑनसेट ऑफ कैंसर इन फैमिली में किसी का कैंसर का हिस्ट्री है तो उन लोगों को भी कराना चाहिए। मिसकैरेज का किसी का हिस्ट्री है, मैलफॉर्मेशन का किसी का हिस्ट्री है और पहला बच्चा जो हुआ था वो मैलफॉर्म्ड हुआ था तो उसका हिस्ट्री है, तो उन लोगों को भी कराना चाहिए। टेंडेंसी टू डेवलप ए न्यूरोलॉजिक कंडीशन, किसी का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप किया है, किसी का कोई भी मदर का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप किया है, तो ऐसा कंडीशन में उसको भी जेनेटिक काउंसलिंग करके देखना चाहिए उसका ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसमिट होगा और नहीं होगा, और उसका ऑफस्प्रिंग में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होगा और नहीं होगा, कितना प्रोबेबिलिटी है डेवलप होने का। ये सब कंडीशन में हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन कन्वेड इन जेनेटिक काउंसलिंग। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क ऑफ ऑकरेंस एंड रिकरेंस। तो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन कन्वे होता है जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है फैमिली मेम्बर्स और पेरेंट्स के साथ, तो वो है फर्स्ट वो जेनेटिक डिसऑर्डर कितना वो पर्सन का जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कितना % चांस है जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो ट्रांसमिट होने का, और रीअकरेंस होने का चांस भी कितना है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़ ऑन पेशेंट एंड फैमिली, तो ये डिजीज़ कंडीशन होने से बच्चा का क्या क्या सिम्टम हो सकता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हो सकता है, और फैमिली में इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, फैमिली सोसाइटीज़ में उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो भी डिस्कस करेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ डिजीज़ इम्पैक्ट और रिस्क, कैसे ये डिजीज़ इम्पैक्ट को और रिस्क को मॉडिफाई कर सकेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, एंटिसिपेटेड फ्यूचर डेवलपमेंट, कैसे वो जो कपल है वो कैसे कॉन्सेप्ट करेगा फ्यूचर में, वो भी थ्रू जेनेटिक काउंसलिंग क्या करता है, जेनेटिक काउंसलिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग प्रोसेस, कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम में क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, एक जेनेटिक काउंसलिंग को कराने के लिए क्या क्या चाहिए। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और जो कपल का प्रॉब्लम है, जो कपल जेनेटिक काउंसलिंग कराना चाहता है तो उसका रिलेटेड हर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री है उसका कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री चाहिए।
नेक्स्ट डायग्नोसिस। तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना है। जो प्रीनेटल डायग्नोसिस के टाइम में हम लोग बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ा था, वो सब कराना चाहिए। कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना है वो भी जेनेटिक काउंसलर बोल देता है। नेक्स्ट रिस्क असेसमेंट। उसके बाद टेस्ट का जो रिपोर्ट्स है उसके ऊपर डिपेंड करके पेशेंट कितना रिस्क में है, प्रेगनेंसी कितना रिस्क में है, हाई रिस्क में है, लो रिस्क में है और नॉर्मल है, तो वो रिस्क असेसमेंट करना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिविंग। इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक डिसऑर्डर पेशेंट जो जानना चाह रहा है, पेशेंट का क्वेरी हो रहा है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड काउंसलिंग। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये कंडीशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चा, कोई तो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जेनेटिक डिसऑर्डर से जन्म ले और कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन हो और उसका बच्चा को एबॉर्ट करना पड़े। ऐसा तो नहीं, कोई भी नहीं चाहता है। तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। तो साइकोलॉजिकल कंडीशन को एसेस करके उसको भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी ज़रूरत होता है। नेक्स्ट हेल्प विद डिसीजन मेकिंग। सब कुछ बोलने के बाद उसका फैमिली मेम्बर्स, उसका जो मदर और फादर, वो क्या डिसीजन लेगा उसको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा जेनेटिक काउंसलर। नेक्स्ट ऑनगोइंग क्लाइंट सपोर्ट। थ्रू जितना टाइम तक ये प्रोसेस चलेगा, काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा, थ्रू द प्रोसेस क्लाइंट को सपोर्ट करना है। ठीक है, कोई भी नॉन जजमेंटल नहीं होना है, जजमेंटल एटीट्यूड नहीं शो करना है। पेशेंट को सपोर्टिव होके, एम्पैथेटिक होके पेशेंट को ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हु आर जेनेटिक काउंसलर्स। कौन सा पर्सन एज ए जेनेटिक काउंसलर काम कर सकता है। फर्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएट हेल्थ प्रोफेशनल्स विद ए ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑन और मास्टर्स इन जेनेटिक काउंसलिंग। तो जो लोग डिप्लोमा किए हैं जेनेटिक्स के ऊपर, उसके बाद मास्टर्स किए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, वो हेल्थ पर्सन क्या कर सकते हैं, एज ए काउंसलर काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एंड काउंसलिंग। कोई पर्सन जो मेडिकल जेनेटिक्स और काउंसलिंग एरिया में काम कर रहा है, तो वो लोग भी एज ए जेनेटिक काउंसलर काम कर सकता है। नेक्स्ट, a team of physician, nurse and social worker who undergo special training in genetic counseling. फिजिशियन, नर्स, सोशल वर्कर, कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग जेनेटिक काउंसलिंग के ऊपर लेके भी वो लोग एज ए जेनेटिक काउंसलर काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। तो हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग करके क्या करेंगे, तो क्या रोल है। फर्स्ट जो है, genetic counselor provide genetic information. It is their counseling skill, including their ability to empathetically connect with their patients, that leads to demand of their skill. तो जेनेटिक काउंसलर जो होगा वो पहले से बोल रही हूँ जेनेटिक इंफॉर्मेशन देगा, मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड, जेनेटिक जो एबनॉर्मलिटी है वो ट्रांसमिट होने का प्रोबेबिलिटी, ऑकरेंस कितना प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिट होने का ऑफस्प्रिंग में, उसके वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है बच्चा में, क्या क्या सोशल इफेक्ट होगा, फैमिली में इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ वो क्या करेगा जेनेटिक काउंसलर, क्या करेगा जेनेटिक काउंसलिंग से उसको बोलेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट, गुड जेनेटिक काउंसलर हैव मेनी स्ट्रेंथ्स, दे मेक देयर क्लाइंट्स बेस्ट इंटरेस्ट देयर फॉरमोस्ट प्रायोरिटी एंड आर नीडली अटेंड टू कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल्स एंड एथिकल चैलेंज। तो जेनेटिक काउंसलर जो एक्सपर्ट है उसके पास बहुत सारा ऑप्शंस होता है और वो क्या करेगा, पेशेंट का जो एडवाइस देने से पेशेंट का बेनिफिट होगा वो एडवाइस ही पेशेंट को हर टाइम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसका बहुत सारा एथिकल चैलेंज भी है, एथिकल कंडीशन भी है, बाद में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक काउंसलर यूज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग मेथड टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस टू दोज हु नीड देम। तो जेनेटिक काउंसलर जो है काउंसलिंग करने के टाइम में पेशेंट को ऑप्शन देगा, बहुत सारा ये सब कर सकते हो, ये सब तुम्हारा अवेलेबल चॉइस है, बट पेशेंट जो है उसको चूज़ करना पड़ेगा वो क्या करना चाहता है। पेशेंट जो करना चाहता है वही करना है। पेशेंट के ऊपर हम लोग फोर्सफुली कोई भी डिसीजन पेशेंट को फोर्सफुली लेने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, नॉन डायरेक्टिव वे में उसको क्या करना है, जेनेटिक काउंसलिंग कराना है। नेक्स्ट, to develop a mutual relationship with the client, to understand his or him, to relieve any psychological distress, promote a sense of control and help
फाइंड सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो क्या करेगा, एक गुड अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करेगा, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होगा क्लाइंट के साथ, क्लाइंट का जो फीलिंग्स है उसको समझेगा, उसका जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है ये कंडीशन की वजह से उससे उसको रिमूव करेगा। उसके बाद जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा जेनेटिक काउंसलर। Next, assess the client's strengths, values, and needs. Provide an individualization and flexible counseling style to suit each clients need and agenda. Develop an awareness of self and attend to their own inner life. तो क्लाइंट का स्ट्रेंथ पॉइंट, गुड पॉइंट, वैल्यू, रेस्पेक्ट, उसके बाद राइट, ये सब नीड जो है वो सब कुछ क्या करना है, एसेस करने के बाद उसके बाद उसको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसके लिए बहुत बेस्ट होगा जो सॉल्यूशन वही उसको करने के लिए बोलेगा। ठीक है, ये है जेनेटिक काउंसलर का रोल। नेक्स्ट, जेनेटिक द काउंसलर टेंड्स टू गिव एडवाइस, मेक डिसीजन, बी coercive, persuasive, इन्फ्लुएंसिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जेनेटिक काउंसलर जो होगा ओनली पेशेंट को एडवाइस करेगा, कोई भी पहले भी बोल दिया डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, बट एज वो पेशेंट के लिए वो डिसीजन नहीं लेगा। जेनेटिक काउंसलर कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, पेशेंट खुद का डिसीजन लेगा। पेशेंट चाहता है बच्चा जेनेटिक डिसऑर्डर वाला ही डिलीवरी हो तो ऐसा ही होगा, जो पेशेंट बोलेगा ऐसा ही होगा। ठीक है। Next, the counselor communicates, enables, explores, encourages, informs, offers choice, discusses, promote autonomy, is empathetic, non-judgmental and respectful to the client। तो काउंसलर जो होगा पेशेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम लेके, पेशेंट का कोई भी प्रॉब्लम लेके कम्युनिकेट करेगा, पेशेंट का क्या फीलिंग्स है, क्या चाहता है वो एक्सप्लोर करेगा, उसको इनकरेज करेगा बोलने के लिए, उसके पास चॉइस देगा। ये सब तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, बहुत सारा ऑप्शन देना पड़ेगा, उसमें से वो चूज़ करेगा वो क्या करना चाहता है। उसको सिंपैथिकली नहीं, एम्पैथेटिक होके उसको नॉन जजमेंटली रेस्पेक्ट दे के उसका राइट को मेंटेन करके उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, नर्स एज जेनेटिक काउंसलर, इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉलो अप, clarifying information, providing continuous support to the grieving process as appropriate। तो फर्स्ट जो होगा इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, नर्स एज ए जेनेटिक काउंसलर होगा तो उसका रोल क्या है। फर्स्ट क्या है, पेशेंट को फॉलो अप करना पड़ेगा, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो क्लैरिफाई है क्या, वो कितना करेक्ट है वो देखना पड़ेगा, पेशेंट को कंटिन्यूस सपोर्ट करना पड़ेगा। ये ग्रीविंग प्रोसेस है, ये उसको एक ग्रीविंग प्रोसेस में उसको हेल्प करना पड़ेगा कोप अप करने में। नेक्स्ट, हेल्प टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिसऑर्डर, कैसे डिजीज़ का ट्रांसमिट होने का रिस्क को कम कर सके इसमें भी हेल्प करेगा। डिस्कस अलॉन्ग विद द जेनेटिक काउंसलर and family members on alternative arrangement as adoption, artificial insemination, surrogate pregnancy, prenatal diagnosis with selective abortion, prenatal treatment, curative treatment, gene therapy and fetal surgery। तो जेनेटिक काउंसलर जो होगा मीन्स एज ए नर्स जो जेनेटिक काउंसलिंग कर रहा है वो उसका फैमिली मेम्बर के साथ ये बहुत सारा टेक्निक लेके एडॉप्शन कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सरोगेट प्रेगनेंसी, प्रीनेटल डायग्नोसिस क्या क्या है, उसके बाद प्रीनेटल ट्रीटमेंट क्या क्या है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या क्या है। अभी बहुत जेनेटिक्स बहुत एडवांस हो गया है, तो कोई भी किसी का जीन का एबनॉर्मलिटी हो तो उसका जीन को करेक्ट करने के लिए जीन थेरापी दे सकते हैं। कोई भी फिटस एबनॉर्मल होगा और उसमें कोई कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होगा तो उसके लिए क्या क्या फिटल का सर्जरी कर सकते हैं, तो ये सब लेके डिस्कस करेगा। नेक्स्ट, प्री रिक्विजिट ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग इज़ डिटेल फैमिली हिस्ट्री डिटेल चाहिए, एक्यूरेट डायग्नोसिस चाहिए। कोई पेशेंट का प्रीनेटल डायग्नोसिस कर दिया, उसका रिपोर्ट
एबनॉर्मल आया, बट वो रिपोर्ट कितना ऑथेंटिक है वो भी देखना है। अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिसऑर्डर, इटियोलॉजी, नेचुरल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, बर्डन। तो कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर होगा तो उसका क्या क्या इटियोलॉजी हो सकता है, हिस्ट्री क्या है, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस क्या क्या है, वो सब कुछ जानना चाहिए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न, रिकरेंस रिस्क। तो जो हम लोग क्रॉस करके दिखा रहे थे पहले क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो दिखा रहे थे, तो वो इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है वो भी जानना है। कितना % प्रोबेबिलिटी है वो जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसमिट होने का, वो भी जानना है। अंडरस्टैंडिंग द साइकोसोशल इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये पेशेंट का कंडीशन भी सोचना पड़ेगा, उसका साइकोसोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो डिजीज़ कंडीशन वाला बच्चा डिलीवरी होने के बाद, वो सब भी बोलना है। ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग टेक्निक, ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि जेनेटिक काउंसलर हर कोई नहीं हो सकता है, तो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए जिसमें काउंसलिंग टेक्निक सिखाया जाता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ, डिजीज़, हेल्थ केयर इन द अप्रोप्रिएट कल्चर्स। तो हेल्थ का कॉन्सेप्ट, डिजीज़ का कॉन्सेप्ट, हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट, कोई स्पेसिफिक कल्चर को कैसे मेंटेन करना है, ये सब ठीक ठाक अंडरस्टैंड करना है। ये सब क्या है, प्रीरिक्विजिट फॉर जेनेटिक काउंसलिंग, ये सब ज़रूरी है। कोई भी पर्सन जेनेटिक काउंसलिंग नहीं कर पाएगा, ये सब उसको स्किल होने से कोई पर्सन एक्सपर्टली जेनेटिक काउंसलिंग कर पाएगा। नेक्स्ट, जेनेटिक काउंसलिंग एथिक्स। तो जेनेटिक काउंसलिंग करने के टाइम में भी बहुत सारा एथिक्स फॉलो करना है। फर्स्ट, रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। जो पेशेंट तुम्हारे पास आया है तो उसका राइट को भी रिस्पेक्ट करना है, उसको रिस्पेक्टफुली तुमको ट्रीट करना है। नॉन डायरेक्टिव अप्रोच, तुम जब काउंसलिंग कर रहे हो तो उसको कोई भी डिसीजन उसके ऊपर फोर्सफुली नहीं देना है, उसके ऊपर नहीं वो करना है। तो तुम नॉन डायरेक्टिव वे में ओनली अप्रोच कर सकते हो। ये करने से तुम्हारा बच्चा का अच्छा हो सकता है, और ये करने से जेनेटिकली डिसऑर्डर तुम्हारा बच्चा में ट्रांसमिट होने का चांस कम हो जाएगा, ये सब बोल सकते हो। बट तुम उसका डिसीजन तुम नहीं लोगे, और कोई भी डिसीजन तुम लेके उसके ऊपर फोर्सफुली बोल रहे हो यही करना है, डायरेक्टिव वे में उसके साथ काउंसलिंग नहीं करना है, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच करना है उसके साथ, ठीक है। कि प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो लेके वो लोग तुम्हारे पास काउंसलिंग करने के लिए आया है, उसका फैमिली में किसी का है, और पेरेंट्स मदर में है, और उसके बाद उसका फादर में भी है, तो ऐसा कंडीशन में काउंसलिंग जो हो रहा है वो सब कुछ क्या रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। उसका फैमिली और इंडिविजुअल के साथ ही तुम ओनली डिस्कस कर सकते हो।